दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मैंने जैसे आप लोगों को वादा किया था कि मैं इकोनॉमिक्स का बेसिक पार्ट आप लोगों को करवाऊंगा, तो मैं थर्ड वीडियो में मैं ये आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों पहले वीडियो जहाँ तक आप लोग अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप लोगों ने देखा है कि मैंने बेसिक बहुत हद तक करवा दिया, तो आज हम उसके बाद से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है कंजम्पशन एंड कंज्यूमर, और ये बेसिक ही चल रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इकोनॉमिक्स का एकदम बेसिक पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि इकोनॉमिक्स जानने के लिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि इंग्लिश जानने के लिए जैसे आप लोगों को एबीसीडी जानना जरूरी है, उसी तरह इकोनॉमिक्स जानने के लिए इकोनॉमिक्स का जो बहुत सारे टर्म्स होता है उसको आपको जानना बहुत अच्छे से, वो भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज का जो पार्ट है दैट इज कंजम्पशन एंड कंज्यूमर। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। और कंज्यूमर का मतलब द पर्सन हु डिस्ट्रॉय द यूटिलिटी। तो कंजम्पशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। दोस्तों अगर किसी चीज का यूटिलिटी को हम इस्तेमाल करें या डिस्ट्रक्ट करें या बर्बाद करें, उसी को कहा जाता है कंजम्पशन। जैसे कि मानो आपने 50 रुपया दिया और आइसक्रीम लिया, आइसक्रीम को खा लिए, तो ये क्या हुआ? आइसक्रीम का जो यूटिलिटी है वो यूटिलिटी को आप इस्तेमाल कर लिए या यूटिलिटी को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। दैट व्हाट वी कॉल्ड कंजम्पशन। जैसे कि दोस्तों अगर आपके पास कोई मोबाइल फोन है, जैसे कि मानो राम बोल के एक लड़का है, उसके पास एक 40,000 का मोबाइल फोन है। तो मानो कल वो मोबाइल फोन पूरा बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया, नहीं चल रहा है। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से यही सवाल है, क्या राम वो मोबाइल लेके अगले दिन निकलेगा? नहीं ना। क्यों नहीं निकलेगा? उसने तो 40,000 पेड किया है उस फोन के लिए। इसीलिए नहीं निकलेगा क्योंकि राम ने 40,000 उस फोन के लिए नहीं दिया था। राम ने 40,000 उस फोन के जो यूटिलिटी है उसके लिए पेड किया था, ठीक है। तो जो यूटिलिटी है, हम जो प्राइस पे करते हैं किसी चीज को इस्तेमाल करने के लिए, दैट व्हाट वी कॉल्ड यूटिलिटी। हम यूटिलिटी के लिए प्राइस पे करते हैं, प्रोडक्ट के लिए नहीं। प्रोडक्ट के अंदर जो यूटिलिटी है, उस यूटिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग प्राइस पे करते हैं। समझ में आया? तो उसी यूटिलिटी को इस्तेमाल करना या उसी यूटिलिटी को जो हम डिस्ट्रॉय करते हैं उसी को कहा जाता है कंजम्पशन। जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि मुझे आइसक्रीम खाना है, तो मैं दुकान में गया, दुकान में जाके 50 रुपया दिया, आइसक्रीम लिया और ढक से खा लिया। तो ये जो आइसक्रीम का यूटिलिटी है उसको मैंने यूटिलाइज किया, दैट व्हाट वी कॉल्ड कंजम्पशन। उसके बाद क्या आता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर मीन्स द पर्सन हु डिस्ट्रॉय द यूटिलिटी। जो पर्सन यो यूटिलिटी को इस्तेमाल कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसी को कहा जाता है यूटिलिटी। जैसे कि मानो मैंने आइसक्रीम खाया है, तो मैंने जब आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम क्या हो गया? जो मैं ये आइसक्रीम खा रहा हूं वो हो गया कंजम्पशन। और आइसक्रीम को खा कौन रहा है या यूटिलिटी को डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है? मैं। तो मैं हो गया कंज्यूमर, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद एक नया पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड वेल्थ। तो दोस्तों वेल्थ को हम लोग जानते हैं, जिसको हम कहते हैं संपद, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को ये याद रखना होगा कि वेल्थ मतलब हर वक्त हीरे मोती सोना जहरत नहीं होता, ठीक है। वेल्थ का डेफिनेशन जानने के लिए आपको ये चारों पॉइंट जानना होगा। इतना ही याद रखिए, ये चारों पॉइंट जिस भी वस्तु या जिस किसी में भी होगा, दैट इज कंसिडर्ड एज ए वेल्थ। चाहे वो कोई वस्तु क्यों ना हो, चाहे वो कोई ह्यूमन बीइंग क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ये चारों फीचर्स अगर किसी भी चीज में रहेगा तो आपको ये मान लेना होगा कि वो वेल्थ है। तो फर्स्ट वन इज यूटिलिटी। तो दोस्तों यूटिलिटी के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यूटिलिटी का मतलब होता है डिजायर टू रिमूव द पावर, सॉरी पावर टू रिमूव द डिजायर, ठीक है। जो डिजायर है वो डिजायर को मीट करने का जो पावर है उसी को हम कहते हैं यूटिलिटी। दूसरे पॉइंट में आते हैं स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मीन्स दैट थिंग्स व्हिच इज नॉट इजीली अवेलेबल, मतलब ऐसा चीज जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल ना हो, जिसका डिमांड बहुत हाई हो लेकिन सप्लाई बहुत कम, उसी को कहा जाता है स्कार्सिटी। मतलब दूसरे फीचर्स में क्या कहा जा रहा है कि उस चीज का स्कार्सिटी होना पड़ेगा, क्राइसिस होना पड़ेगा, इजीली अवेलेबल नहीं होना चाहिए। थर्ड, ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब जब किसी चीज को आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हो, या तो आप किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर आप उसके ओनरशिप को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। जैसा कि मानो एक सोने का नेकलेस, ठीक है, बहुत प्राइस, हाई प्राइस का एक सोने का नेकलेस आप कोलकाता से मुंबई ले गए, तो ये तो ट्रांसफर हो गया। लेकिन आप अगर हमसे सवाल करेंगे, सर ये तो नेकलेस था इसलिए हम कोलकाता से मुंबई लेके चले गए, लेकिन अगर मानो लैंड होता, तो कोई जमीन होता, तो क्या वो वेल्थ नहीं है? जरूर वो वेल्थ है। लेकिन इस मामले में जमीन को ले जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ओनरशिप का ट्रांसफर होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि
उसको ट्रांसफर होना पड़ेगा, मतलब उसका प्लेस ही ट्रांसफर होना पड़ेगा। ऐसा कोई रूल है, हार्ड को रूल नहीं है। मतलब ट्रांसफर होने का मतलब है कि प्लेस ट्रांसफर हो, ऐसा नहीं है। अगर उसका ओनरशिप भी ट्रांसफर हो, मानो कि मालिक ने कोलकाता में जमीन खरीदा, तो वो जमीन वो पेपर करवा के, पेपर वगैरह बना के ले जाके मुंबई में बेच दिया, वो भी ट्रांसफरेबिलिटी में ही आएगा। तो दैट व्हाट वी कॉल ट्रांसफरेबिलिटी। एंड द लास्ट एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट इज एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है कि अगर कोई चीज जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वही वो पॉइंट होना चाहिए। तो दोस्तों देखो, ये चारों पॉइंट क्या है। फर्स्ट है यूटिलिटी। यूटिलिटी मींस मतलब पावर टू रिमूव द डिजायर, फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। दूसरा स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब जो कि इजीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इजीली अवेलेबल नहीं है, जिसका डिमांड बहुत हाई है लेकिन सप्लाई बहुत लो। थर्ड वन इज ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब उसको एक जगह से दूसरे जगह हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी हम उसका ओनरशिप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज मींस जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट व्हाट वी कॉल्ड एक्सटर्नलिटीज। तो दोस्तों ये चारों पॉइंट जिसमें रहेगा उसी को हम वेल्थ कंसिडर करेंगे, चाहे वो कोई वस्तु क्यों ना हो, चाहे वो कोई इंसान क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है दोस्तों। फिर एक नया टॉपिक या फिर नया इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको ध्यान से जानना होगा कि सेविंग्स क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। आज के जमाने में आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि बैंक में अकाउंट है जिनका, जो कि यूपीआई करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सेविंग्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध भाषा में बचाव। तो इसका मतलब, सेविंग्स का मतलब क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस, दैट व्हाट वी कॉल सेविंग्स। जैसे कि मानो आपको कहीं से 2000 रुपया मिल गया, ठीक है, या फिर मानो आप में से बहुत सारे जो कि प्राइवेट ट्यूशन करते हो या फिर कोई पार्ट टाइम नौकरी करते हो, तो मानो आपको से 2000 रुपया मिल गया। तो ये 2000 रुपया आपको जो मिला वो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इनकम, ठीक है। अब मानो 2000 रुपया आपको मिला है, तो आपने सोचा कि चलो यार थोड़ा खरीदारी कर लेते हैं, तो आप किसी दुकान में गए, अपने लिए एक शर्ट खरीद लिए, ठीक है, या अपने लिए कोई अच्छा सा ड्रेस खरीद लिए, या आपने अपने लिए कोई जो भी चीज आपका मनपसंद हो वो आप खरीद लिए। से मानो उसका प्राइस है 1800 रुपया। तो आप क्या किए, 2000 आपका इनकम हुआ, उससे 1800 रुपया आपने खर्च कर डाला, तो कितना हो गया आपका बचाव, हो गया 200। तो ये 200 आपका क्या बनता है, ये 200 हो गया आपका सेविंग्स। तो दोस्तों सेविंग्स का मतलब क्या होता है, सेविंग्स का मतलब होता है इनकम के साथ एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जो हमारे हाथ में बचता है उसी को कहा जाता है सेविंग्स, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मानो आपका 2000 रुपया कैसे इनकम हो गया, उसमें से आपने 1800 रुपया का कोई ड्रेस खरीद लिया, या फिर आपने 1800 रुपया खर्चा किया हो, तो 2000 में से 1800 रुपया आपने खर्चा कर दिया, तो आपका बचा हुआ सेविंग्स क्या हो गया, 200 रुपया। तो ये हो गया आपका सेविंग। और दूसरी तरफ आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विच हेल्प टू क्रिएट द कैपिटल एसेट, मतलब जो आपके कैपिटल एसेट के वैल्यू को बढ़ाता है या कैपिटल एसेट जो इंक्रीज करता है वही हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मानो हमारे देश में, ठीक है, जैसे कि कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोलकाता में आए थे और आके उन्होंने गंगा के नीचे से मेट्रो का उद्घाटन कर गया। तो वो क्या हो गया, वो हो गया इन्वेस्टमेंट। क्यों, क्योंकि उससे देश का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मानो किसी का एक माले का घर है, तो वो एक माला दो माला कर दिया, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सेकंड फ्लोर ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब ऐसा चीज जो कि आपके कैपिटल वैल्यू को बढ़ा दे वही हो जाता है इन्वेस्टमेंट। और मैं आपको आप लोगों को और भी इजी से समझाता हूं। जैसे कि मानो ये 200 रुपया है आपके पास, ठीक है, 2000 रुपया आपने इनकम किया, उसमें से 1800 रुपया आपने खर्चा किया, आपके हाथ में बचा हुआ 200 रुपया का, वो 200 रुपया ले जाके आप कहीं बैंक में डाल दिए, ठीक है, मानो आपके किसी बैंक में खाता है तो आप जाके बैंक में डाल दिए। तो जैसे ही ये 200 रुपया आप बैंक में डालते हो, दैट इज कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट। अब आप लोग बोलेंगे सर बैंक में तो मेरा सेविंग्स अकाउंट है, तो मैं सेविंग्स अकाउंट में पैसा डाल रहा हूं, तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे हो गया। बाबू वो इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि सेविंग्स एक ऐसा टर्म है जिसके ऊपर कोई रिटर्न नहीं मिलता,
लेकिन जैसे ही वो पैसा आप बैंक में डाल रहे हो, बैंक में आप जब भी वो पैसा डाल रहे हो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इस 200 रुपया के ऊपर आपको कुछ भी हो लेकिन आपको एक रिटर्न या इंटरेस्ट आपको मिलेगा। बैंक में पैसा रखने से इंटरेस्ट मिलता है ना, तो वो 200 रुपया के ऊपर आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये हो गया आपके लिए इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ये दोनों आई थिंक आप लोगों का बहुत क्लियर हो गया है। तो दोस्तों उसके बाद फिर ये नया 4 पॉइंट, तो ये 4 पॉइंट भी हम लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि ये सब बेसिक है, ठीक है। अगर आपको इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ना है या फिर इकोनॉमिक्स को लेके आगे स्टडी करना है तो ये सब पॉइंट आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद जो पॉइंट आता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू क्रिएट द यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। प्रोडक्शन का मतलब होता है अगर किसी चीज में या गुड्स और सर्विस में हम यूटिलिटी जनरेट करें उसी को कहा जाता है प्रोडक्शन। जैसे कि मानो एक मिट्टी पड़ा है, बहुत सारे मिट्टी या कोई पत्थर पड़ा है, उसका कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन मानो उस पत्थर को मैं छेनी और हथौड़े से मार मार के एक मूर्ति बना दिया, कोई भगवान का मूर्ति बना, मानो भगवान श्री राम का एक मूर्ति बना दिया, तब वो क्या हो गया? वो हो गया प्रोडक्शन। मतलब एक बड़ा सा पत्थर था, उसका कोई वैल्यू नहीं था, उसका ना कोई वैल्यू था ना ही उसका कोई यूटिलाइजेशन था, लेकिन जैसे ही मैंने छेनी और हथौड़ी से उसको मार मार के उस पत्थर को तोड़ तोड़ के काट काट के जैसे ही भगवान श्री राम का मूर्ति बना दिया, तो वो क्या हो गया? तभी लोग वहां पर जाके पूजा करने लगे, माथा टेकने लगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यूटिलिटी आ गया। लोग जो पहले वो एक पत्थर था उसमें अब भगवान को देखने लगे। तो दैट व्हाट वी कॉल प्रोडक्शन। मतलब अगर कोई चीज या गुड्स हो या सर्विस हो उसमें अगर हम यूटिलिटी जनरेट कर दे तो वही हो जाता है हमारे लिए प्रोडक्शन। उसके लिए उसके बाद आता है प्रोडक्शन फैक्टर्स। प्रोडक्शन फैक्टर्स दोस्तों 4 तरीके का होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों फैक्टर फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई सुई प्रोडक्शन करे, चाहे आप कोई एरोप्लेन प्रोडक्शन करे, जो भी प्रोडक्शन आप करना चाहे, ये चारों फैक्टर्स आपको चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे स्टूडेंट इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन भी सही है, एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों आपके लिए सही है, ठीक है। उसके बाद आता है फार्म। फार्म मतलब द यूनिट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि जो यूनिट गुड्स और सर्विस को प्रोडक्शन कर रहा है उसी को कहा जाता है फार्म। जैसे कि मानो शूज, तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनको नाइक का शू या फिर एडिडास का शू बहुत सब पसंद है। तो नाइक क्या हो गया? नाइक, मानो नाइक जो है ऐसा एक टिक मार्क वाला रहता है ना, हमको उतना ये नहीं रहता, आइडिया नहीं है, अभी हमने कभी पहना नहीं है। तो नाइक जो है ये जूता बना रहा है, ये शूज बना रहा है, तो ये नाइक क्या हो गया? नाइक जो है ये शूज का प्रोडक्शन कर रहा है। तो नाइक हो गया हमारे इकोनॉमिक्स के लिए फार्म। क्या हो गया? फार्म, जो कि गुड्स हो या सर्विस हो वो प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। अब जैसे नाइक है, नाइक के साथ मानो एडिडास भी है, इसको मिटा देते हैं, मानो एडिडास भी है, मानो इसके साथ पूमा भी है, मानो इसके साथ बाटा भी है, मानो इसके साथ खादिम्स भी है ना। ये सब शूज बनाने वाले कंपनियां हैं। तो ये जितने भी शूज बनाने वाले कंपनियां है या फिर हम कह सकते हैं फर्म, ये सारे फर्म मिलके जो बनता है दैट व्हाट वी कॉल्ड इंडस्ट्री, दैट व्हाट वी कॉल्ड इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री मतलब जितना भी फर्म्स है वो फर्म एक्यूमुलेट करके जो बनता है उसी को कहा जाता है इंडस्ट्री। तो फर्म और इंडस्ट्री में आप लोगों को ये फर्क रखना होगा कि फर्म क्या है? फर्म है जो कि एक प्रोडक्शन यूनिट है जो कि प्रोडक्शन कर रहा है, और इंडस्ट्री सब फर्म को एक्यूमुलेट करके बनता है इंडस्ट्री, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत सारे स्टूडेंट को सर बोलते हैं, मुझे रिपोर्ट करते हैं कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, ये इक्विलिब्रियम होता क्या है? दोस्तों ये है इक्विलिब्रियम। आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का इक्विलिब्रियम को लेके जितने भी डाउट था सब क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कैसे होता है, इक्विलिब्रियम समझ में नहीं आया। आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का जो ये इक्विलिब्रियम के ऊपर जो कंसेप्ट है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखो इक्विलिब्रियम के बारे में क्या बताया, अ सिचुएशन फ्रॉम वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज। मतलब इक्विलिब्रियम कोई जगह नहीं है, इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है, एक ऐसा सिचुएशन जहां से चेंज होने की कोई संभावना नहीं। मतलब देयर इज
नो चांस टू चेंज, मतलब जहां से चेंज होने की कोई संभावना नहीं है, उसी पोजीशन को या फिर उसी सिचुएशन को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। जैसे कि एज ए एग्जांपल, मानो कि मुझे बहुत भूख लगा है, तो मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे बहुत भूख लगा है, मैं घर में आके मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे बहुत भूख लगा है, तो मम्मी ने मुझे 4 रोटी दी, तो 4 रोटी और सब्जी मुझे खाने को दिया। तो मेरे कैपेसिटी है कि मैं 4 रोटी ही खा सकता हूँ। तो मम्मी ने मुझे 4 रोटी और सब्जी मुझे सर्व की, मैं बहुत अच्छे से एकदम स्वादिष्ट खाना 4 रोटी और सब्जी खा लिया। तो दोस्तों ये 4 रोटी और सब्जी खाने के बाद क्या मैं 5वां रोटी खा सकता हूँ? नहीं ना, क्योंकि मेरा कैपेसिटी है 4 रोटी का, मैं 5वां रोटी तो नहीं ऐड कर सकता। और मैं पहले की सिचुएशन में, यानी कि पहले भूखा सिचुएशन में जा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ना मैं आगे 5वां रोटी खा सकता हूँ, ना ही मैं आगे भूखा सिचुएशन में जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जाके स्टक हो गया, वो सिचुएशन को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। मतलब यहां से कोई चेंजेस का संभावना ही नहीं है, मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां से चेंजेस का कोई संभावना ही नहीं है। जैसे कि मैंने वो 4 रोटी और सब्जी खाई, ना ही मैं 5वां रोटी खा सकता हूं, क्योंकि मेरा कैपेसिटी जो है वो 4 रोटी का है, और ना ही मैं पहले जैसा भूखा बन सकता हूं, क्योंकि मेरा भूख मिट चुका है। तो वो जो सिचुएशन है जहां पर से चेंज होने की कोई संभावना नहीं है, उसी को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। इन शॉर्ट आप लोगों को इतना याद रखना होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, यानी कि जिस सिचुएशन में आपका डिमांड और सप्लाई मीट हो जाए उसी को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। जैसे कि मानो आपके पास 1000 रुपया का डिमांड है, ऐसा तो होता नहीं, पैसों का डिमांड कभी 1000 से मिटता नहीं, पैसों का डिमांड कभी मिटता ही नहीं। आप लोग अगर अंबानी को भी पूछोगे तो बोलेगा पैसा थोड़ा कम है और हो जाए तो अच्छा है। तो जैसे कि मानो एज एग्जाम्पल आपके पास 1000 रुपया का डिमांड है और आपका 1000 रुपया कैसे अरेंज हो गया, तो दोनों सिचुएशन इक्वल हो गया, मतलब डिमांड भी आपका 1000 रुपीज का, सप्लाई भी आपका 1000 रुपीज का। तो ये जैसे ही दोनों सिचुएशन आपका पैरेलल हो गया, डिमांड और सप्लाई दोनों आपका इक्वल हो गया, उसी सिचुएशन को या उसी परिस्थिति को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। समझ में आया? तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बेसिक के बारे में बता चुका हूं, तो आप लोग ये वीडियो को अगर कई जगह समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो को अगर समझ में ठीक से नहीं आया तो उसको बार बार देखिए, व्यू कीजिए कि कहां पर क्या सर बता रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद जो नया चैप्टर है मैं अगले वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।